सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक होंगे। आज मैं नेपालियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर वापस आया हूं। यदि आप नेपाली हैं तो यह सुनकर आप निश्चित रूप से खुश होंगे। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबरों को कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अधिक समय बर्बाद किए बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के साथ हो रहे संघर्ष के दौरान अपने परिवार के लोगों को, जिनकी जिंदगी हार गई है, के परिवारों को मुआवजा देने के लिए सहमति दी है। इस मुआवजे को नेपाली दूतावास के माध्यम से पहुंचाने का यह एक समझदारी तरीका है, जिससे प्रभावित परिवारों को वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार संघर्ष में नेपाली की मौत की पुष्टि हुई 14 के आसपास है। हालांकि रूसी सेना के अधिकारियों और उन व्यक्तियों के दावों के अनुसार जो अभी भी संघर्ष से बच गए हैं, नेपाली क्षति प्राप्तों की संख्या रिपोर्ट की गई से कहीं अधिक हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत बहादुर राय ने बताया, हमें रूसी सरकार ने सूचित किया है कि वे मुआवजा नेपाली दूतावास के माध्यम से प्रदान करेंगे। यह प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने और मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास का परिचायक है। प्रारंभ में रूसी अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि मौत के परिवारों को खुद रूस जाकर मुआवजा लेना चाहिए। हालांकि कूटनीतिक चर्चाओं के बाद एक सहमति हुई कि मुआवजा नेपाली दूतावास के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। एक बार प्राप्त होने के बाद धन को विदेश मंत्रालय में प्रेषित किया जाएगा और फिर मौत के प्रत्येक व्यक्ति के गृह जिलों में बांटा जाएगा। राय ने इसका स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रूसी सरकार ने कहा है कि वे मुआवजा नेपाली दूतावास के माध्यम से प्रदान करेंगे बताया है। मुआवजे को प्राप्त और वितरित करने का विवरण नेपाली अधिकारियों द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन लोगों को जो संघर्ष में मारे गए हैं, उन्हें मुआवजा और बीमा सहित तकरीबन 15 मिलियन रुपए तक मिल सकता है। अगर किसी के पास बीमा नहीं है तो प्रत्येक परिवार को संभावना है कि उन्हें केवल लगभग 7.3 मिलियन रुपए ही मिलेगा। नेपाली सेना में कितने नेपाली नागरिक शामिल हैं, यह नहीं झांत है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जनवरी की शुरुआत में हस्ताक्षर किए गए एक आदेश के अनुसार रूस उन विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करती है जो यूक्रेन में रूस के लिए लड़ रहे हैं, और उनके परिवारों को भी। एक और आदेश में यह बताया गया है कि रूस सरकार यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों के परिवारों को 5 मिलियन रूबल $8,800 का मुआवजा देगी और युद्ध में चोट लागने वालों को 3 मिलियन रूबल $41,300 की मुआवजा मिलेगी। हाल के साक्षात्कार में पोस्ट के साथ विदेश मंत्री NP सौद ने कहा था कि रूस ने पहले सुझाव दिया था कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को रूस भेजा जाए, लेकिन नेपाली पक्ष ने उन्हें बताया कि यह विचार व्यावहारिक नहीं होगा। हाल के दिनों में युगांडा की राजधानी कंपाला के एक दौरे के दौरान सौद ने 19वीं गैर संबद्ध समिट के परिसर में रूस के उप विदेश मंत्री वर्शिनिन सर्गेय वासिलिएविच से मुलाकात की। इसमें दो नेताओं ने नेपाल से संबंधित कई मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की होती है। नेपाल ने आधिकारिक रूप से रूस से नेपाली नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती न करने और यदि कोई भी भर्ती हो गया है तो उन्हें पुनर्वापसी करने का अनुरोध किया है। सरकार ने रूस से युद्ध में मारे गए नेपाली नागरिकों के शवों को पुनर्वापसी करने और शोकाकुल परिवारों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने दो पीछे से पीछे डिप्लोमेटिक नोट्स रूस को भेजे हैं, जिनमें नेपाली नागरिकों की सेना में सेवा करने की स्थिति के बारे में विवरण होता है, समेत उनमें से जिन्होंने संघर्ष में कमजोर पड़ने के बाद अपना इलाज काठमांडू में करवाया है। रूसी राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार युद्ध में चोटिल होने वालों को 3 मिलियन रूबल, करीब 4 से 3 मिलियन रुपये की मुआवजा मिलेगी। लेकिन नेपाली अधिकारियों के अनुसार रूसी पक्ष से युद्ध में घायल नेपाली नागरिकों के लिए मुआवजा के बारे में कोई संदेहजनक संवाद नहीं हुआ है। इसी बीच
200 से अधिक परिवारों ने अपने प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की मांग करने वाली शिकायतें दर्ज की हैं, जिन्होंने रूसी सेना में सेवा कर रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय के विभाग के अधिकारियों के अनुसार बताई गई हैं। सरकार ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए रूस और यूक्रेन जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह थी रूस से जुड़ी एक बड़ी खबर। अब हम जारी की गई गरीबी समाचार रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के एक नए रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में नेपाल ने गरीबी दर को कम करने में असफल रहा है, क्योंकि जनसंख्या के 20% अब भी गरीबी रेखा के नीचे बनी हुई है। नेपाल ने इस अवधि में राजनीतिक अस्थिरता, दीर्घकालिक बिजली की कमी, भूकंप, नए संघीय संविधान का प्रस्तुतिकरण, पहले और दूसरे संघीय चुनाव और कोविड महामारी का सामना किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए चौथे नेपाल जीवन मानक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2023 में जनसंख्या के 20.37% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, जो 2011 में 25.16% के मुकाबले कम है। आंकड़ा कार्यालय के अनुसार गरीबी दर की गणना एक व्यक्ति प्रतिवर्ष RS 8 की संशोधित गरीबी रेखा पर की गई थी, जिससे उनकी आधारभूत खाद्य और गैर खाद्य संविलन आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। आंकड़ा कार्यालय के मुख्य सांख्यिकीय टॉयम राया ने कहा, हमें यह उम्मीद थी कि हम जनसंख्या के 15% तक गरीबी दर को कम कर पाएंगे, लेकिन 2015 के घातक भूकंप और कोविड महामारी के कारण यह 20% से अधिक रह गई, क्योंकि हमारे प्रयासों पर असर हुआ। आंकड़ा कार्यालय के अनुसार गरीबी दर में इस अपेक्षाकृत कमी का एक और कारण गरीबी रेखा को बनाए रखने के लिए न्यूनतम मानकों को बढ़ाना है। 2010-11 में गरीबी रेखा को व्यक्ति प्रतिवर्ष RS 99,261 पर सेट किया गया था, दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतम लागत के आधार पर, जिसका मूल्य स्तर में महसूस होने पर RS 42,445 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया था। लेकिन नई गरीबी रेखा को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता विवादों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसे RS 75,000 से अधिक पर सेट किया गया था। आंकड़ा कार्यालय के अनुसार यदि मूल्यांकन RS 42,845 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के रूप में रहता, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या केवल 3.57% होती। आंकड़ा कार्यालय के अनुसार नवीनतम गरीबी दर का मूल्यांकन देश भर में 900,600 परिवारों के बीच किया गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि नेपाल के पास गरीबी से बाहर लोगों को उठाने के लिए सीमित विकल्प हैं। अर्थशास्त्री गोविंद नेपाल कहते हैं, नेपाल के पास लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले जाने के लिए एक स्थायी आधार नहीं है। गरीबी दर की कमी को से ऊपर ले जाने के लिए यात्रा करने की क्षमता है, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हुई है, कहा गया है। रेमिटेंस एक स्थिर कमाई का स्रोत नहीं है। जब तक प्रवासी कामकाजी कमाई करते हैं और पैसे भेजते हैं, तब तक निर्भर परिवार खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति घर लौटने पर उनके खपते को प्रभावित कर सकती है, नेपाल ने कहा है। आंकड़ा कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार सरकार और अन्य संगठनों द्वारा की गई परिश्रम और गरीबी की कमी के लिए वृद्धि और रेमिटेंस में वृद्धि में मुख्य योगदानकारी अंश हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी टूटने के बावजूद भी सामान्यतः गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की एक बड़ी संख्या छोटी छूकों के कारण फिर से गरीबी के अंदर जा सकती है। आंकड़ा कार्यालय के अनुसार गरीबी दर में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अंतर है और विभिन्न प्रदेशों में गरीबी दरें भी अलग अलग हैं। जनसंख्या की गरीबी दर नगरीय क्षेत्रों में 18.34% है, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 24% है, सर्वेक्षण ने दिखाया। प्रदेशवार गरीबी दर सबसे अधिक 14.16% सुदूर पश्चिम में है और न्यूनतम गांधाकी प्रदेश में 11.28% है। 1990 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के बाद नेपाल ने गरीबी कमी में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1985-86 में पहले जीवन मानक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें नेपाल की गरीबी दर 42% थी, जो 2003-04 के समय 31% तक कम हो गई थी। इस सर्वेक्षण के परिणाम सरकार ने 16वें आवधिक योजना तैयार करने की तैयारी कर रखी है। सर्वेक्षण ने दिखाया कि नेपाल ने गरीबी में एक उल्लेखनीय कमी की है, हालांकि कमी अपेक्षित थी। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष
मिन बहादुर श्रेष्ठा ने कहा, यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि हमें गरीबी को कम करने के लिए नई हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नवीनतम जीवन मानक सर्वेक्षण के अनुसार अंतिम 12 वर्षों में सामान्यतः खपत पर वार्षिक खर्च में 66% की वृद्धि हुई है, जो 2023 में 172 से बढ़कर 2011 में 2 थे। इस दौरान गैर खाद्य आइटमों पर खर्च में सामान्यतः 47% की वृद्धि हुई है। गैर खाद्य आइटमों पर खर्च का हिस्सा 2023 में कुल खर्च का 38% से बढ़कर 2011 में 38% था, आंकड़ा कार्यालय के जेमराज रेग्मी ने कहा। सर्वेक्षण के अनुसार गरीब लोग अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य पर खर्च करते हैं, जबकि धनी लोगों के मामूले में खाद्य पर खर्च कम होता है। औसतन लोगों के कुल खर्च में खाद्य का खर्च कम से कम 57% होता है। केवल काठमांडू उपनगर में इसका हिस्सा 50% से कम है। सबसे गरीब 20% लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी आय का 67% खाद्य पर खर्च करते हैं। जब बात सबसे अमीर 20% की होती है, तो काठमांडू उपनगर में वे अपनी आय का 28% खाद्य पर खर्च करते हैं। हालांकि बागमती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पर खर्च 56% होता है। इन पिछले 12 वर्षों में लोगों के शीर्षक खपत में खर्च में सीरियल संविलन पर कमी हुई है, जबकि सब्जी और फलों पर बढ़ोतरी हुई है, ने आंकड़ा कार्यालय के वक्ता हेमराज रेग्मी ने कहा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।